नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे DSSS का जो जनरल सेक्शन होता है, तो पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके जनरल सेक्शन का मैथ्स वाला टॉपिक। मैथ्स में आते हैं 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, बाकी के 10 क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है भाई, ध्यान से देखिए। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज ₹15,345 इफ दियर प्राइस आर इन द रेशियो 3:5:7। द प्राइस ऑफ द कॉस्ट लिस्ट आइटम इज, मतलब फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है। यदि उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत हमें बतानी है। तो क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें वही बताना है, सबसे महंगी वस्तु की कीमत बतानी है। सबसे महंगी वस्तु की हमें बतानी है कीमत। तो सबसे महंगी, क्योंकि वस्तुओं की कीमत का अनुपात है 3:5:7, तो सबसे महंगी जो वस्तु होगी वो होगी ये वाली 7 रेशियो वाली। तो ऑप्शन जो होगा वो भी 7 से कटने वाला ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। 7, 7 दूनी 14, 2, 7 ते 21, ये वाला ऑप्शन 7 से कट रहा है, हो सकता है आंसर। अब सेकंड वाला चेक करेंगे। 7 7 49, 2, 7 ते 21, ये नहीं होगा। 7 7 बचे 3, 7 चौक 28, 4, नहीं ये भी नहीं होगा। 7 चौक 28, 2, 7 ते 21, बचे 5, नहीं ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आपको क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं करना है, सीधे आप ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बाकी नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको भाई, ये 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 वस्तुओं का मूल्य आ जाएगा। उसके बाद उनकी कीमतें इस अनुपात में हैं, तो इस अनुपात में उन्हें बांट देंगे और आपको सबसे महंगी जो वस्तु है उसकी कीमत पता चल जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। P and Q टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न with water in 30 hours. If P alone can fill the cistern with water in 80 hours, then in how many hours will Q alone fill 3/4 of the same cistern with water? P और Q मिलकर एक टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि P अकेला टंकी को 80 घंटे में पानी से भर सकता है, तो Q अकेले उस टंकी का 3/4 भाग कितने घंटे में भरेगा? तो वही क्वेश्चन है, पाइप सिस्टम वाला है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। P प्लस Q करते हैं कितने घंटे में भी, 30 घंटे में पानी को भर सकते हैं। P अकेले टंकी को भर सकता है कितने में, 80 में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 या 24, 240। तो 30 से इसे भाग करेंगे, 3 8 24, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8। ऐसे ही 8 से 3, तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई है ना। पर घंटे ये 8 यूनिट पानी भरेगा और ये 3 यूनिट, और टोटल पानी कितना भरा जाना है, 240 यूनिट। अब आगे क्या बता रखा है भाई, हमसे क्या पूछा गया है। तो क्यू अकेले उस टंकी का 3/4 हिस्सा कितने में भरेगा। तो टोटल हिस्सा कितना है, 240। टोटल वैल्यू है 240, तो 240 का 3/4 कितना होगा, 4 छंग 24, 60, 6 18, 180। तो 3/4 हिस्सा कितना होगा भाई, 180। अब हमें किससे काम कराना है, ये क्यू अकेले। तो क्यू की इफिशियंसी कितनी है, P प्लस क्यू की इफिशियंसी है भाई 8, P अकेले की है 3, तो क्यू की कितनी होगी, 5। तो 180 को 5 से भरवाना है, कितनी देर में भर देगा, 5 तिया 15, 3 5 छंग 30। तो कितने घंटे में भर देगा, 36 घंटे में। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 1 घंटे के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 1.5 घंटे के लिए x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। x का मान हमें बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 घंटे के लिए कितना चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 75 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड 1 घंटे के लिए चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलेगी। प्लस 1.5 घंटे के लिए x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 1.5 घंटे के लिए अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो 1.5 घंटे में कितना चलेगी,
गुणा x से गुणा कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या पूछा गया है, x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत गति है भाई 60 किलोमीटर घंटा, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो 60 इंटू 1 घंटा तो यहाँ पर चली और 1.5 घंटा यहाँ पर चली, कितने चली 2.5, 2.5 घंटे चल गई। क्योंकि औसत गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2.5 घंटे में कितना चलेगी, टोटल दूरी इतनी चलेगी। 1 घंटे में इतनी चली, 1.5 घंटे में इतनी चली, बराबर औसत है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल टाइम है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 75 प्लस 1.5x बराबर 60 के 2.5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, 60 दूनी 120, 120 और आधा 30, 150, इसकी वैल्यू आ गई 150। अब ये 75 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 150 में से 75 माइनस करोगे आ जाएगा 75। अब x बराबर 75 अपॉन 1.5, ये पॉइंट हटाएंगे आ जाएगा 0, 15 पंजे 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें x की वैल्यू ही बतानी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 1 घंटे के लिए तो चलती थी वो 75 किलोमीटर, है ना, और 1.5 घंटे के लिए चलती थी x किलोमीटर, और उसकी औसत गति कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने 1 घंटे में 75 किलोमीटर चली होगी और 1.5 घंटे में 1.5 गुणा x इतना चली होगी, तो टोटल चली गई दूरी कितनी आ गई, एक साइड लिख ली, बराबर उसकी औसत गति कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने टोटल टाइम कितना लिया 1 घंटा प्लस 1.5 घंटा 2.5 घंटे, तो 60 की गुणा कर दिया हमने 2.5 से, दोनों इक्वेशन को बराबर रख दिया और सॉल्व कर दिया, जिससे हमें x की वैल्यू पता चल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या था। तो भाई जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लैंग्वेज का काफ़ी खेल रहता है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं, आपने लैंग्वेज पकड़ ली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते हैं। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं पहले छात्र ने x अंक प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने किए होंगे भाई, 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो दूसरे ने किए होंगे x प्लस 9, और उनके प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे, मतलब उसके अंक, जिसने 9 अंक अधिक प्राप्त किए उसके जो अंक थे दोनों के अंकों के योग का 60% थे। तो दोनों के अंकों का योग कितना हो गया भाई, 2x प्लस 9। दोनों जो छात्र थे उनके अंकों का योग हो गया 2x प्लस 9, और जिसने 9 अंक अधिक प्राप्त किए थे उसके अंक थे x प्लस 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके अंक x प्लस 9, उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे। उनके अंकों का योग कितना है भाई, 2x प्लस 9, इसका 60%, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 5 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 9 पंजे 45 बराबर ये 3 दूनी 6x प्लस 9 तिया 27। अब ये 5x इधर आके कितना हो जाएगा, 6x में से 5x माइनस करोगे आ जाएगा x, और ये इधर चला गया और 27 इधर जाके हो जाएगा माइनस का कितना 45 में 27 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 27 3 30 और 10 3 13 5 18, ये हो गया 18। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18, x की वैल्यू 18 आ गई। अब हमें क्या बताना था, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है। तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग था हमारे पास 2x प्लस 9, तो x की वैल्यू 18 इसमें रख देंगे, तो 2x की वैल्यू है 18 प्लस 9, कितना हो जाएगा भाई, 18 दूनी 36 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 45। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, 32 मीटर व्यास और 12 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए 5/7 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो शंक्वाकार तंबू है, तो इस प्रकार से रहा होगा अभी ये शंक्वाकार तंबू कुछ,
ये शंक्वाकार तंबू है ना। अब हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है देख लेते हैं एक बार। 32 मीटर व्यास, तो पूरा व्यास कितना है 32 मीटर, तो रेडियस व्यास की आधी होती है, ये कितनी हो गई भाई 16 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी 16 मीटर। उसके बाद 12 मीटर ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, तो ये वैल्यू है 12 मीटर। अब जो पाइथागोरस प्रिंसिपल से इसकी जो है ये स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, कितनी होगी, ये है ऊंचाई है 12, ये है 16, तो ये कितनी हो जाएगी 20। आपको पता है ना पाइथागोरस प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। इस प्रकार से इसे हम जोड़ेंगे, 12 12 144, 16 16 256 बराबर एल स्क्वायर, और इससे एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इसे हम सोल्व करेंगे। तो ये पाइथागोरस प्रिंसिपल से हमने इसकी स्लैंट हाइट निकाल ली, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी भी 20। अब आगे देखते हैं, ये हमने निकाल ली। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, 32 मीटर व्यास और 12 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए 5/7 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो भाई कैनवास तंबू बनाने के लिए इसका क्या निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, और शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है शंकु का पाई आर एल। तो इनकी वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 16, एल की वैल्यू कितनी निकालनी हमने स्लैंट हाइट की 20 मल्टीप्लाई बाई 20। अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो हमें निकालना कितना था भाई, पहले तो इसकी पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, या फिर एक काम करो, कैलकुलेशन से हमें बचना है तो क्या करेंगे, लंबाई हमें निकालनी है ना कि कैनवास की कितनी लंबाई होगी, तो इसे भी इसी में रख दो। 22/7 लंबाई कितनी होगी इंटू 16 इंटू 20, और चौड़ाई कितनी है उसकी भाई 5/7, तो इससे डिवाइड कर दोगे 5, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7। तो अब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो 7 से 7 ये वाला कट गया, 5 से 20 कट दिया, 5 चौक 20, और ये हो गया 22 की 4 से गुणा करोगे 88, 22 की 4 से गुणा करोगे 88 इंटू 16, तो 16 के 88 से गुणा करोगे, 16 अट्ठे 128, 8 12, 16 अट्ठे 128, 128 10 38 39 40, 140। तो जो लंबाई होगी कैनवास की वो कितनी होगी 1408 मीटर। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए एक बार और देख लेते हैं। 32 मीटर व्यास और 12 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए 5/7 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो ये कोई शंकु था, हमें इसकी हाइट दे रखी थी, इसकी हमने व्यास से निकाल ली रेडियस, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी जो है स्लैंट हाइट निकाल ली, वो आ गई 20। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है शंकु का पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, आर की वैल्यू थी हमारे पास 16, और एल की वैल्यू हमने निकाल ली थी 20। इसे सोल्व कर लिया, या तो इसे सोल्व कर लो उसके बाद इससे डिवाइड कर दो तो हमें लंबाई मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट लंबाई निकालने के लिए 22/7 गुणा 16 गुणा 20, और इससे 5/7 से डिवाइड कर दो, तो 7 यहाँ का यहाँ कट जाएगा, हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे सोल्व कर लिया, और लेंथ कितनी आ गई 1408 मीटर। थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो भाई मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें सोल्व करने के लिए एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा कैलकुलेशन। फॉर्मूला और कैलकुलेशन से ही लगभग मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 2400 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। यदि अर्जित लाभ अंकित मूल्य पर 20% है तो वस्तु को 2600 रुपये में बेचने पर लाभ क्या होगा। चलिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो भाई अगर हमें इसका एमपी निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, वो कितना है 20% की छूट के बाद 2400 रुपये है, तो इसका सेलिंग प्राइस है 2400 रुपये, और वो एमपी पर 20% की छूट देने के बाद है, तो एमपी कितना होगा, एमपी होगा ये 2400 जो रुपये है ये 80% की वैल्यू है, क्योंकि एमपी पर 20% की छूट दे दी तभी तो हमें ये मिला। तो 2400 रुपये 80% की वैल्यू है, पूरे 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये कितना हो गया 8 या 24 30। तो एमपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास भाई 3000 रुपये। 3000 रुपये एमपी था, अंकित मूल्य था, उस पर 20% की छूट दी, तभी तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 2400 रुपये। तो हमने एमपी की वैल्यू निकाल ली, अंकित मूल्य की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। यदि अर्जित लाभ अंकित मूल्य पर 20% है, तो अंकित मूल्य है हमारे पास 3000 रुपये और लाभ कितना है भाई 20%। तो इसका 20% अगर आप निकालोगे तो 20/100, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, तो 3 दूनी 6। तो लाभ कितना आ गया हमारे पास भाई 600 रुपये, है ना, क्योंकि अर्जित लाभ अंकित मूल्य पर 20% है। एमपी कितना था हमारे पास 3000 रुपये और 20% इसका निकाल लिया हमने 600 रुपये। तो लाभ कितना आ गया 600 रुपये। अब वस्तु को 2600 रुपये में बेचने पर लाभ क्या होगा? तो भाई लाभ है 600 रुपये और एमपी था, यहाँ पर लिख लेते हैं, लाभ है 600 रुपये और हमारे पास सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना था 2400 रुपये। हमें कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य निकालना है। तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य में से आप लाभ घटा दोगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। मतलब कोई वस्तु 10 रुपये में 10 रुपये में कोई वस्तु बनी है ना, और उसे हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ 2 रुपये का। तो अगर विक्रय मूल्य था 12 रुपये, 12 रुपये में से अगर लाभ को घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर है 2400 रुपये एसपी, उसमें से अगर हम 600 रुपये लाभ घटा देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 2400 में से 600 रुपये माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1800 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 1800 रुपये। अब हमसे बोला गया है वस्तु को 2600 रुपये में बेचने पर लाभ क्या होगा। तो उसका भाई कॉस्ट प्राइस है 1800 रुपये, बेच हम कितने में रहे हैं 2600 रुपये में, तो लाभ कितना होगा 2600 में से 1800 माइनस कर दो, हमें लाभ मिल जाएगा। 16 में 8 गए 8, तो 800 रुपये का लाभ आ गया। फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास है, एक पाइप ए अकेले एक खाली टंकी को 32 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले उसी टंकी को 32 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ काम करके टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बिना सोल्व करे ऐसे भी बता सकते हैं। क्यों भाई, ए जो है खाली टंकी को भरता है 32 घंटे में और बी भी 32 घंटे में। ए 32 घंटे में भर रहा है, बी भी 32 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिलेंगे तब तो उसे 16 घंटे में भर देंगे ना। ए भरता है 32 घंटे में, बी भी भरता है 32 घंटे में। ये जब अलग अलग काम करते हैं, जब एक साथ काम करेंगे तो इसे भर देंगे कितने 16 घंटे में। लेकिन हमसे पूछा कितना है, टंकी का हमें आधा हिस्सा भरना है। टंकी का पूरा हिस्सा भी नहीं भरना, आधा हिस्सा भरना है, तो वो उससे भी आधा कम समय लेंगे, है ना, वो 8 घंटे में भर देंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। ए भरता है 32 घंटे में और बी भी भर सकता है भाई कितने में 32 घंटे में। एलसीएम इसका ले लेंगे 32, तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई वो है 1 यूनिट और इसकी भी 1 यूनिट, है ना। अब हमें बताना है कि दोनों को एक साथ काम करके टंकी का आधा हिस्सा, तो टंकी का पूरा हिस्सा था 32 यूनिट, आधा हिस्सा कितना हो जाएगा 16 यूनिट, और दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 1 + 1 2, तो 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 8। 8 घंटे लगेंगे दोनों को एक साथ टंकी का आधा हिस्सा भरने के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, किस अवधि में वर्षों में 2 स्थानों तक पूर्णांकित बताना है आंसर। किस अवधि में 4200 रुपये पर 3% प्रति वर्ष ब्याज दर से 840 का साधारण ब्याज मिलेगा। तो भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना होता है, साधारण ब्याज कितना होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब रख देंगे 840 का साधारण ब्याज, तो यहाँ पर रख देंगे 840 बराबर मूलधन कितना है 4200 रुपये, दर कितनी है 3%, समय हमें बताना है किस अवधि में, तो ये समय को रख लेंगे T/100, इससे 2 जीरो से 2 जीरो ये गए। उसके बाद 42 से 84 कितनी बार गया 2, यहाँ हो गया 20,
और ये 3 इसके बटे में चले जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। या फिर टी की वैल्यू 3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 18 फिर 6 6 7 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो हमारा टी की वैल्यू कितनी आ गई 6.67। टी की वैल्यू आ गई इतनी हमारे पास। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 तो डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। The following pie chart shows the percentage distribution of the expenditure incurred in publishing a book. Study the pie chart and answer the question based on it. Various expenditure incurred in publishing a book. प्रमोशन कॉस्ट है भाई 10%, रॉयल्टी है 15%, बाइंडिंग पे है 20%, प्रिंटिंग कॉस्ट है 20%, पेपर कॉस्ट है 25% और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 10%. अब इफ़ 5500 copies are published and the transportation cost on them amount to rupees 82,500, then what should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%. तो भाई 5500 कॉपीज़ तो पब्लिश की गई हैं और 5500 कॉपीज़ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है 82,500. तो 5500 कॉपीज़ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है हमारी 82,500. तो एक कॉपी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी भाई 82,500 अपॉन 5500. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए. 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55, 5 से फिर 15 पंजे 75. तो एक कॉपी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ गई भाई 15 रुपीज़ है ना. एक कॉपी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने कितनी निकाल ली 15 रुपये. एक की आ गई 15 रुपये. अब हमें क्या बताना है भाई व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक सो दैट द पब्लिशर कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%. तो एक जो कॉपी हमने बनाई है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई है 15%, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है भाई 10% है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 10%, तो 10% की वैल्यू है 15 रुपये. 10% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 रुपये. तो पूरी जब बुक हमारी बनी होगी उसकी कॉस्ट कितनी होगी 100%, क्योंकि ये तो सिर्फ 10% तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बाकी प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट, रॉयल्टी कॉस्ट और प्रमोशन कॉस्ट ये सब मिलाकर तभी तो एक बुक बनेगी ना. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी आई है एक बुक की 15 रुपये, तो 10% की वैल्यू है 15 रुपये. पूरी बुक की जो कीमत होगी वो होगी 100%, तो कितनी हो जाएगी 150 रुपये. तो एक किताब की हमारी कीमत कितनी आ गई 150 रुपये. अब हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए बुक का कि जो पब्लिशर है वो 25% का प्रॉफिट प्राप्त कर सके. तो कॉस्ट प्राइस है बुक का भाई 150 रुपये. तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होगा जिससे प्रॉफिट कितना हो जाए 25% हमें प्रॉफिट हो जाए. तो 150 का 25% प्रॉफिट पर बेचने के लिए 25% की जो है फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/4. मतलब 4 की चीज़ हम अगर 5 में बेचें तो हमें 25% का प्रॉफिट होगा. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/4. 4 की चीज़ हम 5 में बेचेंगे तो हमें 25% का प्रॉफिट होगा. तो अब 15 पंजे 75 ये हो गया भाई 750 अपॉन 4. 4 से भाग करेंगे 4 ही का ना 4, 3 4 अट्ठे 32, 3 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंजे 20. 187.5 रुपये में अगर हम बेचेंगे 150 रुपये जो बुक बनी है उसे अगर हम 187.5 रुपये में बेचें तो हमें 25% का प्रॉफिट होगा. तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन. समझ में आ गया होगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. क्या है एक वस्तु को 119 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है. 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए. तो 119 रुपये में बेचने पर हानि कितनी होती है भाई 15% की. तो ये वैल्यू कितनी होगी 85% की.
119 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो 119 वैल्यू किसकी है? 85% की। हमें लाभ कितना निकालना है? 15% का। तो 115% की हमें वैल्यू चाहिए। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 17 से काटते हैं, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, हाँ 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 7 गुणा 23, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हुई? 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 15 16, 161। तो थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो एक वस्तु को 119 से बेचने पर व्यक्ति को 15% की हानि हो रही थी। 15% की हानि का मतलब है 119 वैल्यू है 85 की। अब हमें 15% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 115 में। 100% किसी भी वस्तु की पूरी जो वैल्यू होती है वह 100% होती है। अब 15% का हमें लाभ कमाना है, तो उसे 115 में बेचना पड़ेगा, 115% में। इसे सॉल्व कर लिया, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 161 रुपये। तो थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी कुछ क्वेश्चन थे जो आपके DSSB PGT इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ 2024 में 21 जुलाई को। उसका जो जनरल सेक्शन है उसके मैथ्स के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम कोई दूसरा पेपर जो 2024 में हुआ होगा DSSB का, उसी के जनरल सेक्शन के मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।